प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जीआईसी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यानी कोई भी परीक्षा हो जहां पे आपको एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। जो कि आप जानते हैं, जीआईसी में 80 नंबर आपका सब्जेक्ट से आता है, जबकि टीजीटी पीजीटी में आपका पूरे के पूरे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग जैसे एक सीरीज गाइड पढ़ते हैं, उसी तरह से एनसीईआरटी एक तरह की गाइड है जिसमें हर एक चीज़ वो लिखी गई है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें एनसीईआरटी को पूरी अच्छी तरह से रीड करना है, जिसमें हम आपके साथ कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले एक वीडियो पढ़ लिया था, हिंदी एडिशन में पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद दूसरा वीडियो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का। ठीक है, ऐसे टॉपिक वाइज हम लोग एक एक टॉपिक कवर करते रहेंगे। छोटे छोटे वीडियोज होते हैं जो आप ध्यान से सिर्फ सुनेंगे तो भी आपको कंफर्म होता जाएगा, और उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी में टिक करके पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस एनसीईआरटी में टिक कर लीजिए। चूँकि एनसीईआरटी आप जब पढ़ेंगे तो उसे पेज पलटते जाइएगा, हाईलाइटर से हाईलाइट करते जाइए जो आपको महत्वपूर्ण लगेगा। मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे आपको टिक करना है। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे? हो सकता है पूछ ले कि जीवाणु क्या है, तो आप कहेंगे प्रोकैरियोट है। ठीक है, नीलहरित शैवाल क्या है, आप कहेंगे प्रोकैरियोट है। माइकोप्लाज्मा क्या है, प्रोकैरियोट है। और प्लूरोनिमोनिया सम ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपसे बताया था, सबसे सूक्ष्म जीव जो है वो कौन है? पीपीएलओ है, जिसे आप क्या कहते हैं? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी हो सकता है पूछ ले। नॉर्मली अगर पूछ भी लिया कन्फ्यूजन के लिए तो हो सकता है, तो इसका नाम आप याद रखिए, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पी साइलेंट है निमोनिया में, तो आप जानते ही हैं इस बात को। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने एक चीज़ और गौर किया होगा कि जो जीव होते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, आप इन सबको मोनरक जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, इन्हें किसके अंतर्गत रखा गया है? मोनेरा के अंतर्गत रखा गया। कहाँ पर रखा गया है? आप जानते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को 5 चरणों में बांटा गया है। मोनेरा के अंतर्गत सभी प्रोकैरियोट को रख दिए गए हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत सभी यूकैरियोट एक कोष की जीवों को रखा गया है। उसके बाद फंजाई है, जिसमें सभी हेट्रोट्रॉपिक प्लांट यानी जो विषम परपोषी प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उन्हें रखा गया है। उसके बाद प्लांटी है और एनिमेलिया। ये 5 जगत होते हैं। व्हिटकर द्वारा ये 5 जगत बताए गए थे 1969 में। उसमें से एक जगत कौन था? प्रोकैरियोटिक, जिसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और उसका जो एग्जाम्पल होता है आपका जीवाणु होता है, नीलहरित शैवाल होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, और प्लूरोनिमोनिया लाइक सम ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसको हम लोग स्टार्टिंग का दूसरा चैप्टर है, क्लास 11th के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है। हालांकि हम लोग सेल से स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हमारी प्लानिंग क्या है कि हम सेल पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे, उसके बाद डाइजेस्ट पूरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सबको पूरा पढ़ेंगे। इतना हमारा टारगेट है। बसंत पंचमी से पहले इतना हम लोग करेंगे, और डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक से इन सब के क्वेश्चंस को करेंगे। इतना कर लेने के बाद हम लोग जो करने चल रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या करने वाले हैं आपको पता है। हम लोग अपना प्रैक्टिस पेपर कंटिन्यू कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस पेपर कंटिन्यू करते रहेंगे। इतना कर लेने के बाद फिर 15 फरवरी यानी 16 फरवरी को बसंत पंचमी है। 16 फरवरी से हमारी जीएस का प्रैक्टिस पेपर, और इसके दूसरे सेगमेंट हम बताएंगे कहाँ शुरू करेंगे, तब फिर उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे, जितने ज़्यादा लोग पढ़ने वाले होंगे, उतनी ज़्यादा जागरूकता बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा आपस में कम्युनिकेशन हो सकता है, बातें हो सकती हैं, तो जो हमारे आपके लिए सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। बात यहाँ आप कर लें तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमसे जुड़ सकते हैं। पूर्णतया फ्री है। आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि मैं 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक अपने स्कूल और कोचिंग में होता हूँ। तो अगर आपका कॉल रिसीव नहीं हो पाता है तो फिर मैं आपको उसके बाद आपको रिटर्न कॉल भी करता हूँ, आपके व्हाट्सअप का जवाब भी देता हूँ। लेकिन टाइम लगती है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपकी समस्त जानकारियाँ हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं आप। अब बातचीत नहीं, अब सिर्फ काम की बातें होंगी। ठीक है, सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती हैं। मैंने आपको एक बार ऐसे कोई चर्चा हुई थी, पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी
कि जैसे मान लीजिए मानव की कोशिका, जब आप पढ़ेंगे सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन, इसके बाद है तुरंत चैप्टर है, तो कोशिका विभाजन जब पढ़ेंगे तो कोशिका विभाजन में आपने पढ़ा था कि जो मनुष्य की कोशिकाएं होती हैं वो 24 घंटे में विभाजित होती हैं, जबकि एक बैक्टीरिया की कोशिका, जहाँ पर उस दोनों ने किसको रखा था, इस्चेरिचिया कोलाई को रखा था, तो इस्चेरिचिया कोलाई की जो बैक्टीरिया होती है वो कितने देर में, 90 मिनट में डिवाइड कर जाती है। या ईस्ट की बैक्टीरिया ईस्ट कितने देर में डिवाइड करता है, ईस्ट फंजाई है, तो ईस्ट कितने देर में डिवाइड करता है, तो ईस्ट जो है 90 मिनट में डिवाइड कर जाता है, जबकि यहाँ पे जिसकी कोशिका, किसकी, मनुष्य की जो कोशिका है वो 24 घंटे में डिवाइड करती है। उसमें आएगा तो पढ़ेंगे, आसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, और क्या होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो वहाँ पे सब कुछ पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में आएगा जल्द ही। आगे बढ़ जाए तो इसे आप अंडरलाइन करेंगे कि बहुत तेजी से विभाजन की इसमें क्षमता पाई जाती है। माप का आकार काफी भिन्न होता है। जीवाणुओं के चार जीवाणुओं के या जीवाणु के चार मूल आकार होते हैं, जैसे कि डंडाकार, ठीक, डंडाकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेसिलस कहते हैं। अच्छा, एक चीज आपने देखा होगा कि इनके आकार के आधार पर इन्हें अलग अलग ग्रुप में बांट दिया जाता है, जैसे कि मोनोवेसिलस, ठीक है, डाईवेसिलस, ठीक है, उसके बाद ट्राईबैसिलस, और उसके बाद टेट्रा, ऐसे फिर जाते जाते स्ट्रेप्टोबैसिलस, ठीक। आपने नाम भी सुना होगा कि स्ट्रेप्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के द्वारा ऐसा किया गया, ठीक है, या डिप्लोकोकस, ठीक। तो डिप्लोकोकस बैसिल, जैसे यहाँ पे देखो डिप्लोकोकस है ना, डिप्लोकोकस न्यूमेनाई, तो डिप्लोकोकस न्यूमेनाई नामक बैक्टीरिया से क्या होता है, निमोनिया हो जाता है। आपने सुना होगा डिप्लोकोकस न्यूमोनाई नामक बैक्टीरिया क्या कर देता है, निमोनिया काज कर देता है। वैसे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोमोनो, इसमें क्या है, अगर इस जीव का, एक सेकंड रुकिएगा, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाँ। अगर इस जीव का, जैसे कोई बैक्टीरिया, मान लेते हैं बैसिलस ही बैक्टीरिया है, तो बैसिलस अगर अकेले है, इसकी एक कोशिका, बैसिलस मतलब होता है राड लाइक, ऐसे इसकी एक बैक्टीरिया है, तो यह एक बैक्टीरिया अगर है तब तो ये मोनो को बैसिलस है। अगर इसकी दो बैक्टीरिया आपस में साथ साथ हैं तो इसे क्या कहते हैं, डाई बैसिलस कहते हैं। और जब इन्हीं की बैक्टीरिया क्या होती है, एक चादर के रूप में बन जाती हैं, बहुत सारी एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं, ऐसी बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस, या अगर कोकस हो गई तो स्ट्रेप्टोकोकस, अगर विब्रो हो गई तो इस पर उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। यानी कोशिकाओं की संख्या के आधार पे इनके नाम को बदल देते हैं, मोनो, डाई, टाई, टेट्रा, और लास्ट में हम इन्हें क्या कह देते हैं, स्ट्रेप्टो, जहाँ पे एक चादर के रूप में यानी सीथ के रूप में पाई जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। गोलाकार यानी जिसे कोकस कहा जाता है, ठीक है, गोलाकार होती हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाए, कोसाकार, इसे बिब्रियो कहते हैं, इसे कोमा आकार भी कहते हैं। आप क्या कहते हैं, कोमा आकार की होती हैं, ऐसे कोमा जैसा होता है, ठीक है। जैसे कि बिब्रियो कालेरी, जिससे कालरा नामक बैक्टीरिया, एक कालरा पैदा करने वाली बैक्टीरिया, जिससे क्या कहते हैं, बिब्रियो कालेरी। कालरा नामक रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। किससे फैलता है, उसका वाहक कौन है, तो घरेलू मक्खी है, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाती हैं, गंदगी को फैलाती हैं, जिससे कालरा हो जाता है। तो बिब्रियो कालेरी नामक बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, कोमाकार होता है। कैसा होता है, कोमा आकार का होता है, जिसे हम कोसाकार भी कहते हैं। और सर्पिल, सर्पिल मतलब जो स्पाइरल की तरह होता है। स्पाइरल देखे हैं ना, स्पाइरल कापी आप रखे होंगे, नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो ऐसे ये स्पाइरल डायरी भी आती है, ठीक है, ऐसी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार व कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्त होती है। यही कारण है यही कारण है कि यहाँ पे देखिए, प्रोकैरियोट में कोशिका भित्त होती है, जिसके कारण प्रोकैरियोट को कहाँ रखा गया था, प्लांटिक किंगडम के अंतर्गत रखा गया था। पहले अगर नॉर्मल कोई क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कि यही प्रश्न आपसे जीएस में पूछ लिया गया, तो जीएस में पूछेगा कि बैक्टीरिया को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत रखा जाता है, और वहाँ पे देगा जंतु है, पादप है, दोनों नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास दो ही ऑप्शन होगा, जंतु और पादप। तो वहाँ आप बैक्टीरिया किसके अंतर्गत रखेंगे, पादप के अंतर्गत रखते हैं, कि बैक्टीरिया किस में आती है, पादप के अंतर्गत आती है। बात यहाँ पे प्रोकैरियोट हो रही थी, बैक्टीरिया की नहीं हो रही थी। तो बैक्टीरिया इसके ऊपर
इसके ऊपर चूंकि कोशिका भित्त पाई जाती है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, पादप किंगडम के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाए, वो काम की चीज़ें बाद में आएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में चर्चा करेंगे। जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है, चूँकि ये हिंदी का ट्रांसलेशन होता है और ये आपका थोड़ा सा गलत लिखा गया है। इस पे आप अंडरलाइन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है। अब ध्यान से पढ़िए, मैं बता रहा हूँ। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्त होती है, बात सही है। जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती, नहीं, जो कोशिका झिल्ली को घेरे होती है। ठीक है, यहाँ पे को कर लीजिए, को घेरे होती है। कोशिका झिल्ली अलग हो, अंदर होती है और उसके ऊपर कोशिका भित्त पाई जाती है। ठीक है, और इसके कहने का अर्थ यहाँ पे है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। हालांकि मैं एनसीईआरटी की बुक है, बहुत अच्छी है, बस वो हिंदी में ट्रांसलेट करने में का सा हो गया है, जिससे थोड़ा सा इसका अर्थ दूसरा निकल रहा है। तो आप इतना अंडरस्टूड कर लीजिए कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो अंदर होती है, उसके ऊपर कोशिका भित्त पाई जाती है और सबसे ऊपर क्या पाया जाता है, एक वो पाया जाता है, जिलेटिनस सीथ पाई जाती है, जिस बैक्टीरिया के सबसे ऊपर पाई जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डायग्राम के बारे में सब कुछ। प्रोकैरियोट जब पढ़ेंगे तो वहाँ बैक्टीरिया के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, वीडियो क्लास में सब कुछ करेंगे। बस अभी हमें एनसीईआरटी को रिवीजन करना है, तो यहाँ पे देख लें। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाए। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा, ठीक है, संबद्ध नहीं होते। देखिए आनुवंशिक पदार्थ जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वह नग्न होता है, यानी केंद्रक झिल्ली उसके ऊपर नहीं पाई जाती है, और चूंकि केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती तो वो नग्न होता है। जब यहाँ पे केंद्रक ही नहीं पाया जाता है तो केंद्रक झिल्ली पाए जाने का कोई चांस ही नहीं है। भाई मैं कहता हूँ कि हमें दूध, मेरे पास दूध नहीं है, अगर दूध नहीं है तो हम दूध को झिल्ली में कैसे दे सकते हैं। उसी प्रकार से जब केंद्रक नहीं है तो केंद्रक झिल्ली की कोई आवश्यकता तो है नहीं। तो इसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह खुला रहता है। ठीक है, जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणुओं में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए से बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। आप पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी तो वहाँ पे प्लाज्मिड बहुत बार आएगा, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, बस यहाँ पे बहुत थोड़ा सा दिया गया। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणुओं का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिकों में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिकों में यूकैरियोट को अंगक नहीं पाया जाता। कह रहा प्रोकैरियोट में राइबोसोम के अलावा, राइबोसोम तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है, इसके अलावा कोई भी अंगक नहीं पाए जाते, यानी ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते। बस यही आपको ध्यान रखना है। प्रोकैरियोट में कुछ विशेष प्रकार के प्रोकैरियोट में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोट की यह विशेषताएं कि उनमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसमें अंतर पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन से होते हैं। कोशिका आवरण और उसके रूपांतरण। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इनमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंध कर तीन स्तरीय संरचना बनाते हैं, जिसे बाह्य परत ग्लाइकोकेलिक्स, इसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्त एवं जीवद्रव्य झिल्ली होती है। देखिए यहाँ पे उस चीज़ को स्पष्ट कर दिया। सबसे बाहरी परत जो होती है ग्लाइकोकेलिक्स होती है, इसके पश्चात क्या होता है, कोशिका भित्त होती है, और उसके पश्चात क्या होता है, जीवद्रव्य झिल्ली होती है। ऊपर थोड़ा सा गलत हो गया था। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर यह तीनों मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। जीवाणुओं को इनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो अभिरंजित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है।
कुछ में यह ढीली आच्छादित होती है, आच्छादित मतलब ढकी होती है, जिसे औपंग परत कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, औपंग परत कहते हैं। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि औपंग परत किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जीवाणुओं के ऊपर ग्लाइकोलिक्स की पाई जाने वाली ढीली आच्छादित झिल्ली को क्या कहते हैं, औपंग कवक कहते हैं, औपंग परत कहते हैं। देखिए, अब बात यहाँ पे आती है ना कि कुछ लोग कहते हैं इतना बड़ा ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपने पेपर दिया होगा, बहुत सारे ऑप्शन बड़े बड़े आ रहे हैं, कथन तर्क आ रहे हैं, निष्कर्ष आ रहा है, ठीक है। तो प्रश्न की प्रवृत्ति रोज न रोज बदलती जा रही है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, चूंकि मेंस इसका लिखित है, जीआईसी की बात करें, मेंस लिखित है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, हर एक मुद्दे पे अच्छे से पढ़ना है, उसे अंडरलाइन करना है। थोड़ी सी अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए इन्हें आप एक कॉपी के ऊपर लिखते रहेंगे तो आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। जो लोग इंग्लिश वाले हैं वो परेशान ना हो, इंग्लिश की भी क्लास इसी तरह से आएगी। अब डेली बेस पे दोनों क्लासेस पढ़ेंगी तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्रैक्टिस पेपर 3 क्लास आपकी होगी, एक इंग्लिश की, एक हिंदी की और एक प्रैक्टिस पेपर होगा आपका। और जैसे ही हिंदी का चैप्टर ख़त्म होगा, उस चैप्टर डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक से, मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ मैं किस बुक से करवा रहा हूँ। तो डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक से मैं आपका वो करवा दूंगा, कौन सा, प्रैक्टिस पेपर। हर चैप्टर का 200, 250, 300 क्वेश्चन है, तो एक दो प्रैक्टिस पेपर में वो ख़त्म हो जाता है। उसी प्रकार से जब इंग्लिश वाला ख़त्म होगा तो प्रदीप पब्लिकेशन की बुक से असर्शन रीजन और वहाँ के क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए जाएंगे। अब आपको देखिए, मैं कोई भी चीज़ छुपा के नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मैं दिव्य ज्ञान मेरे पास है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग इसे पढ़ रहे हैं वो सब कभी ना कभी एनसीईआरटी पूरी पढ़े हैं। बस हमें उसे मेमोराइज करना है, याद करना, उस पर फोकस करना है और 2-3 बार पढ़ने से क्या होगा, याद हो जाएगा। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको जीआईसी में लाभ होगा, पीएचडी में लाभ होगा, केवीएस में लाभ होगा। और दूसरा, जब आप बच्चों को पढ़ाने जाएंगे ना तो वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट क्या होगी कि आपको बुक लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी, आप ओरल बोलते जाएंगे और बच्चे बुक में मिलाएंगे। तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बच्चों को लगेगा कि सर के पास तो पूरा सर को याद है। तो वो एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और जो उसके मेन थीम्स हैं, उस थीम तो हम आपको बता ही रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि पढ़ाने की अभिरुचि भी बढ़ेगी और बच्चों की भी अभिरुचि बढ़ेगी पढ़ने की। और जब आपको याद होता है ना तो बच्चे भी सोचते हैं कि हम सर से ज़्यादा याद कर लें, तो वो भी एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। तो उसे करने के लिए आपको इन सब चीज़ों को देखना है। ऐसा कोई दबाव नहीं कि आप एनसीईआरटी हम ही से पढ़ें, आप खुद पे घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। मैंने अपने बुक में, जब बुक लिस्ट मैंने बनाई थी, जब बुक लिस्ट मैंने आपसे बताई थी, अगर वीडियो नहीं देखें जरूर देखिएगा, तो उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि आप खुद पे यकीन करें या खुदा पे करें। कहीं पे मोटी रकम किसी इंस्टीट्यूट पे जाकर के खर्च कर देंगे, फिर आप 4 दिन 10 दिन कोचिंग करेंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आप खुद पे यकीन करें, एनसीईआरटी को दिल से मन से पढ़ें। आप पक्का मान चलें कि आप 80 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी से करने वाले हैं और सब मिलने वाला है, ये भरोसा करें। खुद पे भरोसा करें, मेरे कहने से मत करें। आप सिलेबस को एक बार पढ़ लें, एनसीईआरटी की टॉपिक को पढ़ लें, दौड़ करके ऐसे देख ले खाली कहाँ कहाँ कौन सी टॉपिक, आप देखेंगे कि आपका 70% कोर्स वहीं से कवर होने वाला है। अगर 70% की बात करें, 80 नंबर में 70 क्वेश्चन के 56 क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपसे कितना कहा है, 50 क्वेश्चन, आप बड़े आराम से 50% पा सकते हैं। 50 क्वेश्चन पाना इतना कम नहीं है। 50 क्वेश्चन अगर यहाँ से पा जाते हैं और 30 क्वेश्चन आप वहाँ से कवर कर लेते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आप 100% प्री क्वालिफाई कर जा रहे हैं। तो भाई इस समय हमें क्या करना है, 4 महीने हमारे पास हैं, तो हमें हर तरह से फोकस किस पे करना है, एग्जाम पे, प्री क्वालिफाई करने पे। देखिए बीच बीच में बात बहुत ज़्यादा हो जाती है, मैं करना नहीं चाहता। चलिए अब आ जाते हैं, जाने दीजिए उसको वहीं पे। फिर उसके लिए कभी हम एक स्ट्रेटजी वीडियो लेके आएंगे, सब कुछ बताएंगे। बस आप लोग सहयोग करते रहिए, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वह दूसरों में एक मोटी व कठोर आवरण से के रूप में हो सकती हैं, जिसे संपुटिका यानी कैप्सूल कहते हैं, ठीक है।
कहते हैं ना, कुछ बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल की झिल्ली पाई जाती है जिससे वह गलती नहीं है। आप ध्यान दीजिए, आप दही खाते हैं, दही में लैक्टोबैसिलस जाता है, लैक्टोबैसिलस आपके पेट में जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपके पेट में टीबी की बैक्टीरिया आती है, आपके भोजन में कालरा की बैक्टीरिया आती है, आपके भोजन में टिटनस तो मान लो भोजन से नहीं आता, मान लो कोई और बैक्टीरिया, जैसे मान लेते हैं उसको, कोई बैक्टीरिया मान लो, सपोज कर लो, वह आती है, तो वह जा कर के जो डिजीज देती हैं वो आपके शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर क्या पाया जाता है, कैप्सूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैप्सूल पाया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। कोशिका भी कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। वह सशक्त संरचनात्मक संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, जो जीवाणुओं को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। जीवद्रव्य झिल्ली प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण के संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है को मीजोसोम कहते हैं। यह फैलाव पुट्टिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इससे संतत कोशिका के विवरण को सहायता देता है। यह श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीवद्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरी शैवाल के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है, जिसे वर्णकी लवक कहते हैं। इससे वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। यदि वह चलायमान है तो इनमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या व विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका फ्लैजिलम 3 भागों में बटा होता है। जो फ्लैजिलम होता है उसके ऊपर कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में, जिसे तंतु, अंकुश और आधारी शरीर कहते हैं। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। ठीक है, तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और जो किधर फैला होता है? बाहर की तरफ फैला होता है। जीवाणुओं के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम या झालर इनकी गति में सहायक नहीं होते। कह रहा है कि इसके ऊपर एक वो पाई जाती है, रोम, जिसे सिलिया आप कहते हैं, या झालर, ये सहायक नहीं होती, यानी किसमें? गति में, इसके चलने में सहायता नहीं करती। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघु सूक्ष्म जैसे तंतु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी की धारा में पाए जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता करती हैं। किससे? पानी की धारा में जो पाए जाने वाले चट्टान होते हैं उससे चिपकने में सहायता करती हैं। इसी से वो मक्खियों के पैर में भी चिपक जाती हैं। राइबोसोम व अंतर्बृष्ट पिंड। ठीक है, प्रोकैरियोट में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। कहाँ जुड़े होते हैं? देखिए, प्रोकैरियोट में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। याद रखेंगे, ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती हैं और 2 उपकलाएँ होती हैं इसकी, 50S और 30S, जिसे आप 70S प्रोकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोट में पाए जाने वाले 70S राइबोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोट में जो राइबोसोम पाया जाता है वो कितना होता है? 80S होता है, यानी 80S होता है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होती है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसे बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबंध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। अंतर्बृष्ट पिंड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्बृष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं और कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। कौन कौन सी? फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइजिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं। गैस रसधानी नीलहरी शैवाल बैंगनी तथा हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में मिलती है। ठीक है, ये है कोशिकाओं का डायग्राम।
और उसके बाद फिर आपका शुरू हो जाएगा यूकैरियोटिक कोष का, जिसके लिए हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इसी तरह से पूरे सब्जेक्ट को हम कवर करने वाले हैं। यदि आप जीआईसी, पीएचडी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं ठीक है, वरना आप इसको ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे, उसके पहले आप एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।